नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानूनों से देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नए द्वार खुलेंगे। श्री मोदी ने कहा, कृषि कानून पर बने गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार चर्चा करने को तैयार। प्रदेश में आज से 6ठी से 8वीं कक्षाओं में पठन पाठन शुरू। शिक्षकों और छात्रों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन का दिया गया निर्देश। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5,500 करोड़ की लागत से बनने वाले देश के सबसे बड़े अस्पताल भवन की आधारशिला रखी। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए कृषि कानून देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का लक्ष्य 12 करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कई सुधारों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और नए कृषि कानून किसी भी तरह से कृषि उपज विपणन समितियों को कमजोर नहीं करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी कुछ क्रांतिकारी सुधार किए जाते हैं तब मतभेद होना स्वाभाविक है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि रुकावटों से विकास हासिल करने में कभी भी मदद नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि पूरी चर्चा के दौरान किसी विपक्षी सदस्य ने किसानों के आंदोलन के कारण का उल्लेख नहीं किया। श्री मोदी ने कहा कि किसान आंदोलन में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो देश का भला नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो भारत अस्थिर रहे, अशांत रहे, इसे लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना हो। हम ये न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ। जब बंटवारा हुआ, सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब। जब 84 के दंगे हुए, सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब। सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब। ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया। इसके पीछे कौन ताकतें हैं? हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है, जाना है, परखा है। हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करना है और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। कृषि मंत्री द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों के साथ की गई कई दौर की बातचीत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार अभी और चर्चा के लिए तैयार है। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इस काम में सभी के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में असाधारण सफलता हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि भारत हाल के दिनों में विश्व में औषधि का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, आप कल्पना कर सकते हैं जी, जब चारों तरफ भाई कहीं किसी से कोरोना आ जाएगा तो ऐसे समय ड्यूटी करना, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना, ये छोटी चीजें नहीं है। इसका गर्व करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और इन सब के प्रयासों का परिणाम है कि देश ने आज ये करके दिखाया। प्रदेश में अब तक 3,80,328 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं।
इसमें 3,61,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी और लगभग 8,000 अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी हैं। प्रदेश में आज कई स्थानों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी टीके लिए। सीतामढ़ी की जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने टीका लेने के बाद कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने लोगों से अपनी बारी आने पर बेझिझक कोविड का टीका लगवाने की अपील की। कोविड टीकाकरण बिल्कुल सुरक्षित है। आप अपनी बारी का इंतजार करें और जरूर टीकाकरण लें। ये आपके परिवार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको सेफगार्ड देगा। इसके साथ भूलें नहीं, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। देश में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। भारत विश्व में सर्वाधिक कोविड वैक्सीन लगाने वाले राष्ट्रों में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है, जहां 4 करोड़ 4 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीके दिए गए हैं। वहीं ब्रिटेन में 1 करोड़ 19 लाख कोविड टीकाकरण हुआ है। भारत में अब तक 58,12,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 99.12% हो गई है। एक दिन में 129 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,59,925 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 783 है। इधर देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.20% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1 करोड़ 5 लाख से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द किया जाएगा। श्री कुमार ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा की ओर से जिस दिन सूची मिल जाएगी उसी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। प्रदेश के सभी स्कूलों में आज से वर्ग 6 से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। पिछले 10 महीने से इन कक्षाओं में पठन पाठन कोविड महामारी के खतरे के चलते बंद था। अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही छात्रों को विद्यालय आने की अनुमति दी गई है। कक्षाओं में क्रमानुसार एक दिन में सिर्फ 50% विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति मिली है। बाकी बचे 50% छात्र अगले दिन स्कूल आएंगे। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि फेस मास्क पहनने, कक्षाओं के सैनिटाइजेशन सहित अन्य कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश सभी संस्थानों को दिया गया है। आज पहले दिन राज्य भर में इन कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति काफी कम देखी गई। राज्य सरकार ने सभी मरीजों के लिए 102 एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस सेवा का लाभ अब वैसे सभी मरीजों को मिलेगा जो किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती होंगे। अभी तक इसका लाभ सिर्फ 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों, राशन कार्डधारी मरीज, कालाजार रोगी और चमकी बुखार जैसे मामलों में ही मिल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पीएमसीएच को देश के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में विकसित करने की परियोजना का शुभारंभ किया। श्री कुमार ने पीएमसीएच परिसर में 5,540 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए भवन की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएमसीएच को विश्व स्तर के अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और निर्माण कार्य के दौरान वर्तमान परिसर में इलाज की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। श्री कुमार ने कहा कि पीएमसीएच में इलाज की हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और राज्य के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मजबूरी में किसी को इलाज के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़े, इसलिए हर प्रकार की बीमारी का इलाज यहाँ पर होगा और उसके लिए पूरा का पूरा अनुसंधान का काम भी चलता रहेगा। और इतना ही हम लोग राज्य सरकार की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि इसके लिए जितने भी संसाधन की जरूरत है, जितने भी और ज्यादा लोगों को बहाल करने की जरूरत है विभिन्न स्तरों पर, और उसके लिए जितने भी धन की जरूरत हो, हम लोग इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देकर इसको हम लोग आगे कराएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत न हो। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी मौजूद रहीं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि पीएमसीएच को 5,462 बेड वाले अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। परिसर में ही छात्रों और फैकल्टी तथा कर्मचारियों के लिए भी आवासीय व्यवस्था रहेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव दिया है कि न्यूनतम मजदूरी सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए लागू होगी और उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। पिछले सोमवार को संसद में अपने बजट भाषण में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार एक पोर्टल के माध्यम से गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के बारे में उचित जानकारी इकट्ठा करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत राशन लेने की भी अनुमति होगी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है और यह 69 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच रही है। इस योजना के तहत शामिल लाभार्थियों की कुल संख्या का यह 86% है। बाकी बचे हुए 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगले कुछ महीनों में इससे जुड़ जाएंगे। वहीं वैश्विक रूप से पहली बार सामाजिक सुरक्षा के लाभ वंचित कामगारों तक भी पहुंचेंगे। महिलाओं को सभी श्रेणियों में काम करने की अनुमति दी जाएगी और उचित सुरक्षा के साथ वह रात की शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं। इसी प्रकार कर्मचारियों पर एकल पंजीकरण, लाइसेंस प्राप्त करना और ऑनलाइन रिटर्न के साथ अनुपालन भार कम किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। और अभी खबर मिल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा, अशोक चौधरी के अलावा अन्य नेताओं के बीच विचार विमर्श जारी है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा और जदयू की तरफ से मंत्री बनने वाले लोगों की अंतिम सूची तैयार की जा रही है। प्रदेश भर का मौसम अब सामान्य होने लगा है। आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन भर धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार अब धूप खिलने के साथ ही दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि पछुआ हवा के कारण रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटों के दौरान रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। आज के मौसमी विश्लेषण के अनुसार बिहार में उत्तर पश्चिम और पश्चिमी हवाओं का प्रवाह है, जिस कारण आने वाले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट देखी जा सकती है। इसके साथ साथ दिन में धूप खिली रहेगी तथा कोहरे नहीं छाने का भी पूर्वानुमान है। बरौनी में चल रही राज्य स्तरीय यमुना भगत मेमोरियल महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर ने समस्तीपुर की टीम को 0 के मुकाबले 1 गोल से पराजित कर दिया। इधर बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में खेली जा रही प्रीमियर क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के एक मुकाबले में बरौनी वॉरियर्स ने रिफाइनरी टस्कर्स को 7 विकेट से पराजित कर दिया। एक अन्य मैच में बीहट लायंस ने मटिहानी को 4 रनों से हरा दिया। सहरसा जिले के बंसनही थाना क्षेत्र के बथनाहा पुल के पास बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से अपराधियों ने 3.5 लाख रुपए लूट लिए। पूर्णिया जिले के मरंगा थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 युवक की मौत हो गई। तीनों युवक कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के निवासी थे। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी पिस्तौल और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानूनों से देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नए द्वार खुलेंगे। श्री मोदी ने कहा, कृषि कानून पर बने गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार चर्चा करने को तैयार। प्रदेश में आज से 6ठी से 8वीं कक्षाओं में पठन पाठन शुरू। शिक्षकों और छात्रों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन का दिया गया निर्देश। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5,500 करोड़ की लागत से बनने वाले देश के सबसे बड़े अस्पताल भवन की आधारशिला रखी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।